Hello guys, welcome back to my YouTube channel Wi-Fi Exam Points। फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएसटी से रिलेटेड है और इसमें 60 प्रश्नों को समाहित किया गया है। और ये ऐसे प्रश्न है फ्रेंड्स कि अगर आपने इनको देख लिया तो आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने मिलेंगे। क्योंकि परीक्षा में अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक प्रश्न में एक तथ्य से रिलेटेड आपसे कई चीज़ें मालूम कर रहा है वो। तो आप अगर इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इन प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के बैठें और उनको नोट डाउन कर लें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो पहला फ्रेंड्स जो हमने लिया है, पहला प्रश्न वह है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स वह कहलाती है विसर्प। दूसरा प्रश्न है कि जब नदी मैदान में बहती है तो वह किस आकार में बहती है? तो आप ध्यान रखें कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है यानी जब पहाड़ों से निकल करके आती है तो वह विसर्प यानी एस आकार में बहती है, या विसर्प होगा वहां पर लिखा हुआ या फिर एस होगा। नेक्स्ट है कि भारत में देशांतर विस्तार पूर्व में कितने डिग्री तक है? तो फ्रेंड्स देशांतर विस्तार जो है वह 30 डिग्री पूर्व तक है। फ्रेंड्स अगला है कि सूरज की किरणें एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेती हैं? तो ये 4 मिनट का समय लेती हैं। प्रश्न नंबर 5 है पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्रश्न नंबर 6 भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न आपको परीक्षा में एक जरूर देखने के लिए मिलेगा कि अगर भारत के अरुणाचल राज्य में सुबह के 6 बजे उगता है सूरज, तो गुजरात राज्य में सूर्य किस टाइम दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स वहां पर 8 बजे दिखाई देगा, क्योंकि गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगने का जो समय का जो अंतर है लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो आप जरूर ध्यान रखें इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप के प्रश्नों की एक छोटी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इसको लाइक और कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगला है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे और इससे रिलेटेड और भी कई तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो परंपरागत स्रोत कौन से हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि ईंधन है, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस आदि, ये हमारे सब परंपरागत स्रोत में आते हैं। और फ्रेंड्स एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, इस तरह से पूछ लेगा। यानी ये वह स्रोत होते हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसमें है कि गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो गैर परंपरागत स्रोत या नवीन परंपरागत स्रोत दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो ये जो स्रोत होते हैं यानी ये वह स्रोत होते हैं जो आधुनिक युग में इजाद किए गए हैं या मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और परंपरागत स्रोत में से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 11 यानी मछली का पालन क्या कहलाता है? इस तरह के प्रश्न भी पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्न पत्रों में देखने को जरूर मिले हैं। तो मछली का पालन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो पिसीकल्चर,
रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर। सजावटी फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और प्रश्न नंबर 14, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? फ्रेंड्स जिसको विटीकल्चर बोलते हैं। और एक और पूछ लेगा आपसे कि द्राक्षा खेती, ये द्राक्षा किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो द्राक्षा भी आपका अंगूर से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान रखें, द्राक्षा। 15 है प्रश्न नंबर, कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो फ्रेंड्स आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसका कि क्षेत्रफल है 77 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? तो फ्रेंड्स ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कौन सी रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती है, जो कि इसे 2 भागों में बांट देती है, इसीलिए इसको द्वीपीय द्वीप भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न हमारा यही है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कि 4 करोड़ 46 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। प्रश्न नंबर 20 की अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? देखिए अनुभव हम किस प्रकार करते हैं? छू करके। तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया के एकत्रित आंकड़े आपके अनुभवजन्य साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, और प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हों तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको शुरू से अंत तक देखा तो आपको इसमें से बिल्कुल जैसे प्रश्न मैंने बनाए हैं इसी टाइप के प्रश्न वो आपसे कथन के टाइप में पूछेगा। तो मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर जो आपका कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे कई सारे प्रश्न बनाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। देखिए आगमनात्मक अधिगम क्या होता है? इसमें क्या है कि विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण से हम मूल से अज्ञात की ओर चलते हैं। स्थानीय देखिए एक इस तरीके से आ जाएगा, स्रोत यानी प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत किससे रिलेटेड होते हैं? तो ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो फ्रेंड्स ये जो स्थानीय समाचार पत्रों में मौसम की जानकारी प्राप्त होती है तो ये हमारा द्वितीय स्रोत कहलाता है। एक होते हैं 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा ये द्वितीयक स्रोत है। तो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और मैंने अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड बनाया है। तो चलिए प्रश्न के द्वारा ही देख लेते हैं कि द्वितीयक स्रोत और प्राथमिक स्रोत कौन से हैं। तो प्राथमिक स्रोत होते हैं फ्रेंड्स, प्राथमिक स्रोत वह आंकड़े हुए होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों या गणनाकारों के द्वारा, यानी जो फर्स्ट टाइम किसी वैज्ञानिक या अन्वेषकों के द्वारा बनाए जाते हैं वो प्राथमिक स्रोत कहते हैं। और द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं? कि वे आंकड़े जो दूसरों के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे कि स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी, जैसा कि हमारा प्रश्न नंबर 22 में दिया गया है। प्रश्न नंबर आपका 25 है कि अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल कौन से रंग किए गए थे? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है। तो अजंता की गुफा में दोस्तों जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं वह है खनिज और प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। प्रश्न नंबर 26 है कि अजंता की गुफाएं किस प्रकार के चित्रों के लिए विख्यात हैं? तो फ्रेंड्स अजंता की जो गुफाएं विख्यात हैं वह भित्ति चित्रों के लिए फेमस हैं।
पांडुलिपि से रिलेटेड है ये कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पांडुलिपि जो लिखी गई थी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। उसके बाद ताड़पत्रों के बाद पांडुलिपियां जो लिखी गई थी वह भोजपत्र, फिर ताम्रपत्र और फिर स्वर्ण पत्र पर लिखी गई थी। तो पांडुलिपि होती क्या है दोस्तों, इससे भी समझ लेते हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं। मैंने कोशिश की है दोस्तों उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को समाहित करने की, ताकि कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड आए तो आपसे वो छूटे ना। पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि कहते हैं दोस्तों एक व्यक्ति द्वारा अपने हाथ से लिखी गई प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को और किस नाम से जाना जाता है। तो पांडुलिपि को दोस्तों हस्तलिपि या लिपि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30 में ये अंकित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मेहरगढ़ पर आधारित एक प्रश्न आप देखना प्रश्न पत्रों में, आपको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में भी मिला होगा और पहले जो परीक्षाएं हुई हैं दोस्तों उसमें भी आया है। तो मेहरगढ़ कहां पर स्थित है। तो फ्रेंड्स मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास में स्थित है। एक उपजाऊ मैदान है यहां पर। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये बलूचिस्तान के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। 33 नंबर है कि मेहरगढ़ में किस काल के अवशेष मिलते हैं। तो ये नवपाषाण काल के अवशेष मेहरगढ़ में प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम कृषि पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं फ्रेंड्स। तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। पशुपालन के और कृषि के साक्ष्य जो मिलते हैं वह मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के लोग किसकी खेती करते थे। तो मेहरगढ़ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। फ्रेंड चावल की खेती नहीं करते थे, वो गेहूं और जौ की। तो काफी आप ध्यान रखें कि इससे रिलेटेड एक न एक प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अगला है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है। तो बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को ही कहा जाता है। मेहरगढ़ के लोग किस प्रकार के पशु पालते थे। तो फ्रेंड्स मेहरगढ़ के लोग भेड़ और बकरी पालते थे, इसके अलावा और कोई नहीं। यानी पशुपालन यहीं पर कृषि के और पशुपालन के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। अगला है कि मेहरगढ़ के घरों का आकार कैसा था। तो फ्रेंड्स मेहरगढ़ के घरों का आकार आयताकार या चौकोर था। भारत के किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक संख्या में मिलते हैं। तो गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा किस नगर की श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आते हैं आपके प्रमुख पत्तन शहर की श्रेणी में। प्रश्न नंबर 41 है कि ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स मूल रूप से ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद के महाजनपद के पहले शासक कौन थे। तो ये महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये हमारे बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स बिंबिसार हिर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार की मृत्यु किसने की थी। तो उसका पुत्र अजातशत्रु ने ही उसकी मृत्यु की थी। उसका पुत्र था फ्रेंड्स अजातशत्रु, जिसने 493 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी थी और खुद वहां का राजा बन गया था। 45 नंबर है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न फ्रेंड्स बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी के द्वारा की गई थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। यहां से मैंने सिविक्स से रिलेटेड नागरिक शास्त्र प्रश्नों को समाहित किया है इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और किसी और टॉपिक वीडियो बनवानी है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य, जिनको कि विधायक कहा जाता है, वह उसका चुनाव, उन सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा सांसद राज्यसभा, ये सांसद गलत लिख गया फ्रेंड्स, यहां पर ये संसद है। संसद का कौन सा सदन है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स ये 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? फ्रेंड्स राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन जरूर कर लें और इन प्रश्नों को याद कर लें, आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी और हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाएं। 51 है कि लोकसभा संसद का कैसा सदन है? यहां भी सांसद ही हो गया, ये भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, संसद। तो फ्रेंड्स ये अस्थायी सदन है और स्थायी सदन हमारा राज्यसभा। भारत में किस प्रणाली को अपनाया हुआ है? तो भारत में संसदीय और संघीय प्रणाली चलती है। 53 नंबर है कि मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 54 है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो फ्रेंड्स संपत्ति का जो अधिकार था वो 1988 में 44 में संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हटाया गया। 55 नंबर है कि संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो फ्रेंड्स ये है 330 अनुच्छेद ए के द्वारा। प्रश्न नंबर 56, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो फ्रेंड्स 155 अनुच्छेद के द्वारा। और प्रश्न नंबर 60, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी सामाजिक अध्ययन से ही रिलेटेड होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।